हेलो गाइस, तो आप लोगों को सतराम क्लिनिक पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ब्लड के बारे में कि ब्लड कितने कितने कंपोनेंट से बने होते हैं। जैसे ब्लड के कंपोनेंट प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मा के बढ़ने और घटने से क्या क्या बीमारियां होती हैं और प्लाज्मा हमारे बॉडी में क्या कार्य करते हैं। दूसरा है आरबीसी, तो आरबीसी की मात्रा हम लोग की बॉडी में कितनी होती है और ये बढ़ता है और घटता है तो इसकी से कौन सी बीमारी होती है। और तीसरा क्या है डब्ल्यूबीसी, इसकी मात्रा बढ़ती है घटती है तो इससे कौन कौन सी बीमारियां रिलेट करती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि डेंगू बुखार होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाती है। तो प्लेटलेट्स क्यों घटता है और प्लेटलेट्स कितना रहना चाहिए, अगर बढ़ता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और घटता है तो उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। और ब्लड का रियल हमारे बॉडी में काम क्या होता है, कितना रहना चाहिए, इन सब की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। और पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो ब्लड से जुड़ी हुई एक भी कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को समझते हुए चलते हैं। जिसमें सबसे पहले ब्लड के बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि देखिए हर बायोलॉजी में शाखा है, ब्रांच है, जिसमें अलग अलग के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसी एक शाखा है जिसका नाम है हीमेटोलॉजी। क्या नाम है, तो हीमेटोलॉजी इन नाम है। तो हीमेटोलॉजी में क्या करते हैं, तो ब्लड के बारे में अध्ययन करते हैं। ब्लड क्या है और ब्लड कैसे बनता है, ब्लड से जुड़ी हुई बीमारी, उन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हीमेटोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, हीमेटोलॉजी वह शाखा है जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम लोग एक एक पॉइंट को पढ़ते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। लिखा है क्या कि ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट टू ऑल बॉडी पार्ट और ऑर्गन टू ऑफ बॉडी। मतलब क्या, तरल रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर और सभी अंगों तक बहते रहता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक हाथ ही है, मैंने मान लिया कि यह हाथ है, तो हाथ में क्या होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, यहाँ से यहाँ तक जाने का काम करता है ब्लड। क्यों जाने का काम करता है, क्योंकि बहुत सारा विटामिन होता है, ग्लूकोज होता है, प्रोटीन होता है, तो उन सभी को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए कौन जाते रहता है, तो ब्लड आते जाते रहता है। अगर यह एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाता तो हमारे शरीर में विटामिन प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है या अन्य कोई भी चीज़ प्रेजेंट है, तो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता। इसीलिए ब्लड क्या करता है, किसी भी कंपोनेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। और ब्लड हमेशा गति करते रहते हैं हम लोग के शरीर में। दूसरा देखिए क्या है कि रक्त शरीर में परिवहन का काम करते हैं। हमने अभी बताया कि रक्त क्या करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसमें कोई ना कोई कंपोनेंट को ये लेके एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अगर ब्लड एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाते, परिवहन का काम नहीं करते, तो होता क्या कि आपका कोई भी कंपोनेंट एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंच पाता। तो मतलब क्या, ब्लड काम क्या कर रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह कंपोनेंट को पहुंचाने में क्या करता है, मदद करता है। तीसरा पॉइंट देखिए क्या दे रखा है कि ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन को, क्लोटिंग फैक्टर को। कहने का मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स हो गया और हार्मोन हो गया और क्लोटिंग फैक्टर वो होते हैं जो हमारे ब्लड को थक्का बनाते हैं। जैसे हाथ कट जाता है तो हाथ क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। तो आखिर थक्का बनाने वाले कौन कौन होते हैं, विटामिन के होता है। कौन होता है, विटामिन के होता है, कैल्शियम आयन होते हैं। और इसके साथ साथ क्या होते हैं, आपको पता होने चाहिए कि इसके साथ होते हैं कौन सा, तो आपको याद रखिएगा प्लेटलेट्स। ये सभी के सभी ब्लड को क्लॉट करते हैं, तो ये सभी के सभी को ले जाने में कौन मदद करता है, ब्लड। अब आ जाते हैं क्या है कि रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बनता है। देखिए रक्त मैंने बताया कि ये 4 भागों से मिलकर बना होता है। अभी मैं बता देता हूं कि 4 भाग कौन कौन से होते हैं, हम लोग पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए जैसे ही आप लोग देखेंगे ब्लड को, तो ब्लड में टोटल 4 भाग होते हैं। कितने भाग, 4 भाग। एक ऊपर वाला भाग जो हल्का पीला होता है वो होता है प्लाज्मा। क्या होता है, प्लाज्मा। और प्लाज्मा टोटल ब्लड का कितना होता है, 55%। वही अगला जो है फर्म पार्ट रहता है, जिसमें कौन कौन रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए फर्म पार्ट जो नीचे वाला हिस्सा होता है, मैंने बताया कि 100% ब्लड रहता है हम लोग के शरीर में। 100% में 55% कौन रहता है, प्लाज्मा रहता है। और 45% कौन रहते हैं, तो फर्म एलिमेंट्स रहते हैं। फर्म एलिमेंट्स में कौन कौन रहते हैं, आरबीसी इसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को क्या बोलते हैं, आरबीसी। और दूसरे का डब्ल्यूबीसी रहते हैं। और तीसरा क्या, प्लेटलेट्स।
तो देखिए मैंने आपको टोटल कितने भाग बता दिए, ब्लड के 4 भाग। पहला क्या आपको याद रखना है, प्लाज्मा। दूसरा क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो यही बात मैं ऊपर बता रहा था कि जो ब्लड होता है ये ब्लड कितने कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, 4। कौन कौन, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो रक्त कोशिकाओं में कौन कौन आ जाएंगे, तो आरबीसी आ जाएगा, दूसरा कौन आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, और तीसरा कौन आ जाएगा, प्लेटलेट्स आ जाएगा। तो ये तीनों आपको प्लाज्मा हो गए और 3 ये हो गए। तो टोटल 4 कंपोनेंट से मिलकर कौन बना होता है, ब्लड बना होता है। यह आप लोग जान गए। अगला देखिए क्या है कि हेमेटोलॉजी, अभी मैं हेमेटोलॉजी के बारे में बताया था। हिमेटोलॉजी वह शाखा है जिसके अंतर्गत रक्त बनाने वाले ऊतक और उनकी बीमारियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी एक प्रकार की क्या है, शाखा है। और इस शाखा में हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड कैसे बनता है, और ब्लड से जुड़ी हुई कौन कौन सी बीमारियां होती है, इन सभी का अध्ययन जो कराता है उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो हिमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अगला आ जाते हैं कि आखिर रक्त की प्रॉपर्टी क्या है, इसका कार्य क्या है। रक्त की प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ेंगे तो यह पानी की तुलना में अधिक गाढ़ा होता है। जैसे हम लोग का पानी होता है तो पानी कैसा होता है, द्रव होता है। तो उसी तरह हमारे ब्लड में भी प्लाज्मा वाला पार्ट है, वो भी क्या होता है, द्रव भाग होता है। लेकिन जल को और ब्लड को लेंगे तो दोनों की अपेक्षा गाढ़ा कौन होगा, तो हमारा ब्लड क्या होता है, जल से ज़्यादा गाढ़ा होता है, याद रखिएगा। और लचीला होता है। कैसा होता है, हमारे जल को ले लीजिएगा और ब्लड को ले लीजिएगा तो अधिक गाढ़ा कौन होगा, तो हमारा ब्लड अधिक गाढ़ा होता है। और क्या, रक्त का पीएच थोड़ा क्या होता है, अल्कलाइन प्रकृति का होता है। पीएच कितना होता है, याद रखिएगा 7.4 होता है। हमारा रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा अल्कलाइन प्रकृति का होता है, पीएच मान भी याद रखिएगा। अब आ जाते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। 98.6 कह लीजिए फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। जितना टेम्परेचर हमारे शरीर का उतना ही टेम्परेचर हमारे ब्लड का भी होता है, ये आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं कि मेल में इसकी मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 6 लीटर। मेल में कितना खून रहता है, तो 5 से 6 लीटर। वही महिलाओं में कितना रहता है, 4 से 5 लीटर। ये खून भी याद रखना है कि कितना कितना रहता है। अब आ जाते हैं कि कार्य के बारे में जानेंगे कि ब्लड क्या कार्य करता है। तो ब्लड सबसे पहला काम करता है परिवहन का। परिवहन कहने का मतलब ट्रांसपोर्ट का कार्य करता है। ट्रांसपोर्ट किसका करता है, पहले मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हमारे शरीर में क्या करते हैं, जैसे में हम लोग खाते हैं, चावल खा लें या रोटी खा लें, यही खाते हैं ना, चावल खाते हैं और क्या खाते हैं, रोटी खाते हैं। ये दोनों हमारे शरीर में जाते हैं और बनाते हैं ग्लूकोज। ये टूटते हैं और टूटने के बाद क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज को बनाते हैं। क्या चीज़ बनता है, ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर ये नहीं रहेंगे तो मैं बता दूं कि चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं तो ये जाता है हमारे ब्लड में और शरीर में हम लोग क्या, और पाचन होता है। और पाचन के दौरान क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। और इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। और जब तक ऑक्सीजन नहीं जाएगा तब तक ग्लूकोज नहीं टूटेगा। और ग्लूकोज नहीं टूटेगा तो हम लोग को ऊर्जा नहीं मिलेगा। और ऊर्जा क्या करता है कि हम बोल रहे हैं उसमें क्या लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है, चल रहे हैं फिर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें क्या लग रहा है, ऊर्जा लग रहा है। तो वो उसके लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो देखिए रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े से शरीर के ऊतक, और ऊतक से क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक लेके जाता है। जैसे मैं बता दूं कि वायुमंडल से ऑक्सीजन सीधे पहुंचेगा किसके पास, फेफड़े के पास क्या पहुंचेगा, ऑक्सीजन सबसे पहले O2 पहुंचेगा। और फेफड़ा किसके पास पहुंचा देगा, ऊतक के पास पहुंचा देगा, किसको, ऑक्सीजन को। अब ऑक्सीजन के मदद से क्या टूटने वाले हैं, ग्लूकोज टूटने वाले हैं। और इसमें से निकल जाता है CO2। क्या निकल जाता है, CO2। तो ये वाला जो मैंने अभी बताया कि फेफड़ा से ऊतक तक कौन ले ऑक्सीजन जाएगा, लेके कौन जाएगा, रक्त लेके जाएगा, और उसमें बन जाएगा CO2। फिर CO2 को ऊतक से कहाँ लेके आएगा, फेफड़ा तक लाने का काम किसका है, तो लाने का काम ब्लड का है। तो ये परिवहन का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। दूसरा यह हमारी सुरक्षा करता है। क्या करता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं। WBC हम लोग के शरीर में पाई जाती है। और WBC का काम क्या है, देखिए बाहर से कोई भी हानिकारक जैसे जीवाणु, वायरस कोई भी आ जाए तो उसको मारने के लिए हम लोग के शरीर में कौन प्रेजेंट रहता है, WBC। WBC का काम क्या क्या रहता है कि बाहर से कोई भी जीवाणु, बैक्टीरिया आएंगे तो उसको मारने का काम किसका है, तो याद रखिएगा कि WBC का काम है। तो यह हमारी सुरक्षा का भी काम करती है। अब आ जाते हैं क्या, तापमान नियंत्रण के लिए। यह शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर को भी नियंत्रित करके रखता है। कौन,
तो याद रखिएगा ब्लड। अगला आ जाते हैं स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज क्या, हमारे शरीर में विटामिन और दूसरे तत्वों को भी क्या करता है, संग्रहित करके रखता है। किस में, ब्लड में। हमारे शरीर में विटामिन हम खाते हैं तो जाके कहाँ स्टोर रहता है, हमारे ब्लड में। या और भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं जो कि कहाँ एकत्रित रहते हैं, तो आपको याद रखना है कि ब्लड में जाके क्या रहते हैं, एकत्रित रहते हैं। अगला जाते हैं कि उत्सर्जन का कार्य करता है। किसका, उत्सर्जन। उत्सर्जन कहने का मतलब क्या, रक्त कई अवशिष्ट पदार्थ है जैसे यूरिया को बाहर से उत्सर्जित करता है। मतलब क्या, रक्त कई अवशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया को शरीर से बाहर उत्सर्जित करने में क्या करता है, मदद करता है। कहने का मतलब क्या है कि जब देखिए हम लोग के शरीर में यूरिया बनेगा तो यूरिया कहाँ जाएगा, ब्लड जो है वो सीधे लेके जाएगा किसके पास, वृक्क के पास, किडनी के पास, और किडनी उसमें से छान लेती है और मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये बताइए मदद किया कि नहीं, खून यहाँ तक नहीं पहुँचा होता किसके पास, वृक्क के पास, तो क्या ये मूत्र के माध्यम से यूरिया निकलता, नहीं निकलता। अगला आ जाते हैं क्या, एसिड बेस बैलेंस को भी नियंत्रित करता है। ये भी याद रखेंगे और ये तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। अब आ जाते हैं कि प्लाज्मा। मैंने बताया कि टोटल ब्लड का जितने ब्लड रहेंगे उसमें से 55% क्या रहता है, प्लाज्मा रहता है। कितने परसेंट रहता है, प्लाज्मा। मतलब खून में सबसे ज़्यादा कोई मात्रा में रहता है वो कौन रहता है, तो प्लाज्मा रहता है। तो वही दे रखा है कि प्लाज्मा रक्त में पाए जाने वाला हल्के पीले रंग का पदार्थ होता है। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसा है, तो हल्के पीले रंग का प्लाज्मा होता है। और कुल ब्लड का कितने परसेंट होता है, तो आपको याद रखना है कि रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना परसेंट होती है, 55%। मतलब 100 में से 55% अकेले कौन होता है, तो याद रखना है प्लाज्मा होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या है कि प्लाज्मा में प्रोटीन, पानी और कुछ मिनरल्स उपस्थित होते हैं। क्या क्या रहते हैं प्रोटीन में, तो आपको थी प्लाज्मा में तो प्रोटीन भी रहता है, पानी भी रहता है और मिनरल्स भी रहते हैं। अब आ जाते हैं कि प्लाज्मा में कौन कौन घटक होते हैं। तो प्लाज्मा में सबसे पहले जल पाया जाता है। कितना परसेंट, 90%। 90% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, जो परिवहन का काम करता है। मैंने अभी बताया कि खून यहाँ से यहाँ तक जाता है तो कैसा रहता है, वो द्रव भाग रहता है। तो द्रव भाग में क्या रहते हैं, जल रहते हैं। क्या रहते हैं, जल। और जल किसका हिस्सा है, तो प्लाज्मा का हिस्सा है। कितना परसेंट आपको जल मिलता है आपको प्लाज्मा में, तो याद रखिएगा 90 से 92। यहाँ पे 90 लिखा है लेकिन आप 90 से 92% याद रख सकते हैं कि 90 से 92% प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, जल पाए जाते हैं। अगला दूसरा देखिए क्या, प्रोटीन पाए जाते हैं। प्रोटीन कौन, एल्बुमिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन। कितने परसेंट मौजूद होते हैं, 7%। ये तीनों मिला के 7% प्रोटीन हम लोग के शरीर में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। इसके सिवाय बहुत सारा मिनरल्स भी हमारे प्लाज्मा में रहता है। कौन कौन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। ये किस में रहते हैं, तो प्लाज्मा में रहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। तो प्लाज्मा प्रोटीन में एक नंबर में बताया एल्बुमिन, क्योंकि प्लाज्मा में 3 प्रोटीन है। मैंने अभी बताया कौन कौन, तो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। जिसमें सबसे पहला हम लोग प्रोटीन पढ़ रहे हैं एल्बुमिन के बारे में। तो एल्बुमिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या होता है, प्रोटीन होता है। और लीवर के द्वारा ये बनाया जाता है। लीवर हमारा एल्बुमिन प्रोटीन बनाती है और सीधे कहाँ भेज देती है, प्लाज्मा में। और प्लाज्मा में आके रहता है कौन सा, तो एल्बुमिन प्रोटीन। याद रखिएगा। और एल्बुमिन प्रोटीन हम लोग के शरीर में बहुत कार्य करता है। क्या क्या कार्य करता है, देखिए क्या कार्य कि यह प्रोटीन लिपिड और स्टेरॉयड हार्मोन का परिवहन करते हैं और उनका बांधने का भी कार्य करते हैं। जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन हैं और लिपिड है उसको एक जगह से दूसरे जगह का परिवहन कराने में कौन मदद करता है, तो आपको याद रखिएगा एल्बुमिन प्रोटीन। और साथ में क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी बनाए हम लोग के शरीर में कौन रखता है, तो एल्बुमिन प्रोटीन का काम करता है। अगला जाते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन क्या करता है। तो ग्लोबुलिन प्रोटीन तो पहले नंबर 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा और गामा। और तीनों के तीनों का काम क्या है कि यह वसा में, देखिए यह तीनों अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन वसा में बिलीव विटामिन कौन कौन है, केडा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। इन लोगों का परिवहन कराने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और मैं बता दूं कि क्या करते हैं, एंटीबॉडी की तरह कार्य करते हैं। एंटीबॉडी कहने का मतलब क्या है कि यह एक प्रकार के एंटीबॉडी ही है। और एंटीबॉडी क्या करते हैं, हमारे शरीर में अगर बाहरी कोई भी जैसे जीवाणु हो गए, वायरस हो गया, ये सभी कभी अटैक करते हैं तो उसको मारने में मदद कौन करते हैं, तो एंटीबॉडी करते हैं। तो ये ग्लोबुलिन क्या, एंटीबॉडी का ही कार्य करता है हम लोग के शरीर में, याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कि फाइब्रिनोजन तीसरा प्रोटीन क्या करता है। तो यह प्रोटीन लीवर द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है और रक्त में
क्या कर देता है, थक्का बनाने में मदद करता है। मान लीजिए कि कभी भी हाथ कट जाता है तो आप देखेंगे कि 5 मिनट, 7 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट में क्या बन जाता है, थक्का बन जाता है। और थक्का बन जाता है तो उस ब्लड को अगर नोचेगा तो वो धागा की तरफ फैलता है। तो धागा की तरफ फैलाने में, धागा की तरफ वहाँ पे बनाने में थक्का कौन मदद किया, तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब आ जाते हैं कि देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के बारे में। दूसरा हमने बताया था कि आपको टोटल 4 भाग हैं। पहला मैंने बताया था प्लाज्मा के बारे में, तो प्लाज्मा के बारे में हम लोग डिटेल देख चुके हैं। अब दूसरा देख रहे हैं आरबीसी के बारे में, और अब आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं। और लाल रक्त कणिकाएं को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। लाल रक्त कणिकाओं को किसके नाम से जानते हैं, तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। ये भी आपको याद रखना है। इरिथ्रो माने होता है रेड और साइट माने क्या होता है, सेल, तो याद रखिएगा कि इरिथ्रोसाइट कहते हैं। अब इसकी मात्रा कितना परसेंट होती है, तो 45%। अगला आ जाते हैं कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन देखिए यहाँ पे आरबीसी को देखिएगा ना, तो ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। लाल दिखाई देता है, कारण क्या है कि इसमें रहता है हीमोग्लोबिन। क्या रहता है, हीमोग्लोबिन। और मैं आपको बहुत पहले इसी में पढ़ा रहा था, तो मैं बताया कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किसका है, ब्लड का। तो ब्लड में किसका काम है, तो याद रखिएगा आरबीसी। और आरबीसी में क्या रहता है, तो आरबीसी में रहता है हीमोग्लोबिन। और यही हीमोग्लोबिन O2 को लेकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या रहता है, हीमोग्लोबिन रहता है। किसमें, तो याद रखिएगा कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन आयरन होता है, और आयरन ऑक्सीजन से क्रिया करके कैसा रंग दिखाता है, लाल रंग दिखाता है। और इसी का काम है एक जगह से दूसरे जगह ऑक्सीजन को लेके जाना। अब आ जाते हैं कि हम लोग शरीर में नॉर्मल रेंज कितना होता है, तो याद रखिएगा 5.5 से 4.5 से 5.5 मिलियन MM3। कितना, तो मिलियन MM3 हम लोग के शरीर में रहता है। क्या चीज़, आरबीसी। और इसका जीवन काल कितने दिन का रहता है, तो 120 दिन का। 120 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यही यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है। अगला आ जाते हैं, लाल रक्त कणिका है बाइकॉनकेव प्रकृति की होती है। इसकी आकृति कैसी होती है, बाइकॉनकेव। क्योंकि देखेंगे ना, साइड से देखेंगे तो बाइकॉनकेव की तरह क्या करती है, दिखाई देती है। अगला देखिए क्या है कि इसकी संपूर्ण क्षेत्रफल कितना माइक्रोमीटर का होता है, तो 7.8 माइक्रोमीटर का। और मोटाई कितनी होती है, तो 2 माइक्रोमीटर का होती है, या याद रखना है। अगला देखिए क्या है, लाल रक्त कणिकाओं बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या होता है, इरिथ्रोपोइसिस। जब हम लोग के शरीर में क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बोन मेरो, हमारी हड्डियां होती है, तो हड्डियां के बड़े बड़े हड्डियों के बीच में गैप स्थान मिलते हैं। जैसे बड़ी बड़ी हड्डी है और बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो गैप स्थान पाया जाता है, ये गैप स्थान दिख रहा है, गैप स्थान, इसी में क्या होता है, इसी को बोलते हैं बोन मेरो। और इसी बोन मेरो में क्या बनता है, इरिथ्रोसाइट। और इरिथ्रोसाइट बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इरिथ्रोपोइसिस के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगला देखिए, लाल रक्त कणिकाओं की सतह पर 2 पर प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एस्पिरिन और एक क्या, इक्वायरी। तो ये याद रखना है। और लाल रक्त कणिकाएं के कण के आकार आकृति सामान्य रहती है। अब आ जाते हैं कि लाल रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है। तो मैंने बताया है कि O2 को कहाँ तक, ऊतक तक लेके जाएंगे, और ऊतक से कुछ मात्रा में क्या करते हैं, CO2 को लेके कहाँ आएंगे, तो हमारे फेफड़े तक लेके आएंगे। इसका पहला काम है। दूसरा बाइकॉनकेव प्रकृति को होती है, जिसके वजह से हीमोग्लोबिन आके क्या होता है, जुड़ता है। और तीसरा इसका काम क्या है कि लाल रक्त कणिका अपना आकार आकृति आसानी से बदल लेते हैं। इसी वजह से पतली नालियों से भी आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे नसों से क्या एक जगह से दूसरे जगह निकलना है, तो ये क्या होती है, इसका आकृति बदलते रहती है, जिसके कारण आसानी से O2 को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और इसके बाद हम लोग कल अगला टॉपिक क्लियर कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आएगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।